तो ये दो ସରିଗଲା ସରିଗଲା କହୁଛି ତ ସରିଲା तो इस पॉइंट तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट कि ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल और टावर से प्रोजेक्टाइल, ये दो के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। बाकी अगर कुछ ऐसा होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, तो इसमें क्या करेंगे हम, डायरेक्ट जो किसी एंगल पे होगा, तो ऐसे केस में हमें थोड़ा सा टाइम और वो जो है कैलकुलेट करना होगा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या प्रूव करता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो है वो पैराबोलिक पॉइंट प्रूव करता है। किसी का कोई डाउट भाई? किसी को कोई डाउट इसमें बताओगे? अंकित? नहीं सर। तो पैराबोलिक, नहीं सर। ठीक है ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है? ये पैराबोलिक मोशन को प्रूव करने के लिए होता है। मतलब हमें क्या है, y इज इक्वल टू एज ए फंक्शन ऑफ x फाइंड करना होगा। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x अगर हम फाइंड करते हैं तो x कोऑर्डिनेट लिखेंगे ut और y कोऑर्डिनेट लिखेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सलेशन वाला टर्म जीरो है क्योंकि इसका एक्सलेशन जीरो है, और y और x में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमारा y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन याद रहा तो अच्छी बात है। या फिर ऐसा इस टाइप का ये जनरल है, जनरल इज इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। तो पहला तो क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मान लो ऐसे दे दिया कि कोई पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है कोई प्रोजेक्टाइल, वो जो है 2x माइनस 4x स्क्वायर है ऐसा। देन फाइंड इट्स रेंज, फाइंड इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो फाइंड इट्स रेंज, तो अगर ऐसा है तो क्या ये समझ पा रहे हो कि अगर ये पैराबोलिक पाथ पे जा रहा होगा, ऐसे पैराबोलिक पाथ पे जा रहा होगा, तो जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, वाई जीरो होंगे। वाई जीरो कब होंगे? जब हम 2 और x कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या, x माइनस टू, या ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस टू, सॉरी 2x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। तो एक तो है x इज इक्वल टू 0, एक रूट इसका होगा, दूसरा रूट क्या हो जाएगा? दूसरा रूट हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 मीटर। तो क्या यही हो जाएगी रेंज? तो हम यहाँ से रेंज बता देंगे, रेंज इज इक्वल टू 0.5 मीटर। और व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? तो ये अगर फॉर्मूला याद होगा तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ से कंपेयर कर लेंगे कि x का जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू 2, tan theta is equal to 2, so tan inverse theta is equal to tan inverse of 2। तो इस पैराबोलिक इक्वेशन से डायरेक्ट कंपैरिजन आ सकता है जिससे हम बता सकते हैं सीधे सीधे। दूसरा इसका है कि एक और फॉर्मेट है, अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं जो r tan थीटा है, वहाँ से ये x अगर हम कॉमन ले लेते हैं, tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन जो है वो 1 माइनस, यहाँ से ये देखो ये कॉमन ले लेते हैं, अगर x और tan थीटा कॉमन ले लेते हैं तो ये इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगा, y इज इक्वल टू x tan थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस x तो होगा g, और ये हो जाएगा 2u² कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, नीचे tan थीटा होगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा जो थोड़ा सा एकदम बिल्कुल ही न्यूट्रल हैं, वो थोड़ा सा अलर्ट रहें, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 है साइन 2 थीटा हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हो जाएगा रेंज। तो इसको हम लिख लेंगे एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर।
ये थोड़ा सा याद रखना इजी है कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ये रेंज के टर्म्स में है। तो डायरेक्टली जो है वहां से हम इसको देख के बता सकते हैं। तो ये दो फॉर्मेट जो है इसके इक्वेशन के याद रखने हैं। अब प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन थोड़ा नीट के लिए उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बट फिर भी इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो बेसिक पॉइंट देख लेते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हम टाइम और हाइट के लिए अप्लाई करते हैं वो तो डायरेक्टली एप्लीकेबल होगा। जैसे ये है, ये इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल है अल्फा, और ये प्रोजेक्टाइल जो है हमने प्रोजेक्ट किया है ये बीटा पे। तो हमें क्या करेंगे, इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर लेते हैं, ऐसे और ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर लेते हैं। ये है एक्स और वाई, ये एक्स वाई है। तो इसमें से वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे, वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू एक्स, जो यू एक्स हो जाएगा, यहाँ से यू था तो यू कॉस अल्फा, यू कॉस बीटा, एंगल है बीटा, यू कॉस बीटा, और ये हो जाएगा यू साइन बीटा। तो जो यू वाई हो जाएगा वो हो जाएगा यू साइन बीटा। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या करेंगे, एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे। तो ये प्लेन के अलॉन्ग, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ऐसा याद होगा रिजोल्यूशन कि ये जी कॉस अल्फा जी साइन अल्फा, जी कॉस अल्फा। तो ए एक्स इज इक्वल टू, ए एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस जी साइन अल्फा, और ए वाई इज इक्वल टू व्हाट, माइनस, जो भी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस जी कॉस अल्फा। तो वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दिया, एक्सेलेरेशन को रिजॉल्व कर दिया। हॉरिजॉन्टल वाले में हमें कुछ भी एक्सेलेरेशन को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, केवल वेलोसिटी को रिजॉल्व किया था, एक्सेलेरेशन तो अपने आप था माइनस जी, माइनस सिग्निफाई कर रहा है डायरेक्शन को। तो यहाँ पे भी टाइम और हाइट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। टाइम वही होगा, टाइम इज इक्वल टू 2u(y) बाई ए वाई, मतलब 2u(y) u साइन बीटा डिवाइडेड बाई ए वाई जी साइन जी कॉस अल्फा, 2u साइन बीटा बाई जी कॉस अल्फा। और सेकंड केस में भी, सेकंड केस के जो हाइट है, हाइट इज इक्वल यू स्क्वायर बाई 2ay, सेम यहाँ पे भी लिख लेंगे। तो टाइम और हाइट के फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है। तुम क्या करोगे, बस वेलोसिटीज को और एक्सेलेरेशन को रिजॉल्व कर दोगे। एक्सेलेरेशन भी रिजॉल्व करना इजी है, एक्सेलेरेशन को रिजॉल्व करना इजी है क्योंकि जी साइन अल्फा जी कॉस अल्फा जानते हो कि इंक्लाइन प्लेन पे जो है अलोंग द प्लेन जो है जी साइन अल्फा, परपेंडिकुलर टू जी कॉस अल्फा। तो जो ए वाई है वो जी कॉस अल्फा है, तो यहाँ पे जी कॉस अल्फा से डिवाइड करना है। रेंज फाइंड करने के लिए केवल थोड़ा सा इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा कि इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि रेंज जो है इस इंक्लाइन प्लेन पे, इस इंक्लाइन प्लेन पे क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हमें ये इक्वेशन पुट करना पड़ेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, ये है यू कॉस अल्फा इंटू टाइम, एक्सलेशन है माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। इसको पुट करके ये फॉर्मूला आएगा, बट आई एम श्योर कि ये फॉर्मूला इतना ईजी है कि तुम याद नहीं रख पाओगे। बहुत सारे फॉर्मूले हैं पूरे फिजिक्स में, तो इसमें जो है एंगल में तुम मिस्टेक कर सकते हो। इसीलिए रेंज हम सीधे सीधे ये जब क्वांटिटीज हम फाइंड कर लेंगे ना, ये वैल्यूज हमारे पास रहेंगी तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो रेंज का आंसर एक्सप्लिसिटली आ जाएगा। अब इसमें मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला जैसे हमें पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगल एट विच रेंज विल बी मैक्सिमम, तो वो एंगल फाइंड करने के लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि जैसे हॉरिजॉन्टल को याद करो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन में एंगल रेंज मैक्सिमम कब था, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर 45 डिग्री, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। कैसे पता है, ये डिराइव करके आता है। ये 30 डिग्री पे है और हमारा अभी यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन, मतलब जिस प्लेन में पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, और वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बचा हुआ है, 60 डिग्री। तो हमेशा मैक्सिमम रेंज इसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग हमें मिलती है, मतलब किसके अलोंग, 30 डिग्री के अलोंग होगी। तो अगर किसी पार्टिकल को 30 डिग्री पे हम प्रोजेक्ट करेंगे तो जाके हमें मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। तो याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है कि जो भी इंक्लाइन प्लेन और वर्टिकल के साथ एंगल होगा उसके एंगल बाइसेक्टर इसके साथ, तो ये एंगल जब फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पे पुट कर लेंगे तो वो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्वेश्चन तो ऐसे नहीं है, बट सिंपल हम उसको टाइम और फ्लाइट उसी से रिलेट करके याद रख लेंगे, मैक्सिमम रेंज जो है एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग याद रख लेंगे और उसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर।
रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D जो है वो दो केसेस होते हैं, एक रिवर का होता है और एक मैन का होता है, और एक है ये है हमारा कंस्ट्रेंट मोशन और फिर सर्कुलर मोशन। ये 3 पॉइंट है, थोड़ा सा क्विकली हम इनके फॉर्मूले को रिवाइज कर लेंगे। जैसे रेन मैन और इनको थोड़ा सा ये इस फॉर्मूले को एक बार देखो, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D को। अब ये गैलेक्सी J7 कौन है यार? नेम अपना बताओ तो, मेंशन करो थोड़ा। ये गैलेक्सी J7 नेक्स्ट क्या नाम है भाई? गैलेक्सी J7 ऑडिबल है ना वॉइस सबको? जी सर। गैलेक्सी J7 रेन मैन पढ़ेगा ना। देखो, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी देखो, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो एग्जांपल के थ्रू ही करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है, रेन मैन प्रॉब्लम हो या रिवर बोट प्रॉब्लम हो। रिवर बोट दोनों ही केस में, जैसे यहाँ पे देखो, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। ये वो रिवर है, रिवर की विड्थ है D, रिवर की विड्थ है D, और रिवर फ्लो हो रहा है 10 से, रिवर फ्लो हो रहा है 10 से, और ये जो है स्पीड है, जो मैन है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये 10 मीटर पर सेकेंड है। ये D मान लेते हैं 1000 है मीटर, 1000 मीटर इन स्टिल वाटर। तो इसका मतलब क्या होता है? ये वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है? नहीं है। देखो, जो पॉइंट्स होगा वो पॉइंट्स मैं डायरेक्ट बता दूंगा, थोड़ा सा तुम अलर्ट हो जाओगे और उसको जो है लिख लोगे, जैसे भी मेंशन कर लोगे उसको नोटबुक में, या याद रख लोगे, जैसे याद तो इतना रहेगा नहीं तुम्हें। तो स्टिल वाटर कहीं पे भी मेंशन होता है तो स्टिल वाटर का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, या जैसे स्टिल एयर है तो वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी नहीं है। तो ये जो है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर ही है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इट इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर और विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हम दोनों बोल सकते हैं। रिवर की वेलोसिटी है u, रिवर की वेलोसिटी है 10, और v है मैन की वेलोसिटी, और ये रिवर के रिस्पेक्ट में ये है 20। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर is equal to velocity of man minus velocity of river। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है, जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगी, दैट इज इक्वल टू रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी प्लस रिवर की वेलोसिटी का वेक्टर समेशन। ये दोनों को ऐड कर देंगे, समझ में है कि मैन रिवर के रेस्पेक्ट में यही वेलोसिटी ये है VMR, ये है VMR, और ये है VR, ये है VMR और ये है VR। तो जो मैन की वेलोसिटी होगी, मैन इस डायरेक्शन में जाएगा, मैन इस डायरेक्शन में आया था कि यहाँ है
और इस पे जो है रिवर की वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगी ये हो जाएगी वेलोसिटी की वेलोसिटी ऑफ मैन। मैन जो है इस डायरेक्शन में जाएगा। तो हमेशा क्या है कि अब इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर क्या हो जाएगा कि जिस भी डायरेक्शन में है, जैसे मान लो कि वो अपने आप को थीटा डिग्री पे प्रोजेक्ट करता है, हम ये मानते हैं कि वो जो है थीटा डिग्री पे प्रोजेक्ट करता है, ये है, ये थीटा डिग्री पे प्रोजेक्ट करता है, ये है वर्टिकल लाइन, मैन जो है इधर से जा रहा है थीटा डिग्री पे। तो इसकी जो है वेलोसिटी ये u है, तो वेलोसिटी हो जाएगी u v cos थीटा, मैन की वेलोसिटी है v cos थीटा v sin थीटा, और ये रिवर की वेलोसिटी है u। तो जो वेलोसिटी ऑफ मैन का x कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट इज इक्वल टू v sin थीटा प्लस u, y कंपोनेंट इज इक्वल टू v cos थीटा। ये दो हो जाएंगे। टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइम डिपेंड करता है y कंपोनेंट पे, तो हम टाइम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये हो जाएगा v cos थीटा। पूछा जाता है व्हाट इज द मिनिमम टाइम मिनिमम टाइम व्हाट इज द मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम के लिए क्या है, थीटा हमारा वेरिएबल है, तो सीधे सीधे क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1, तो ये हो जाएगा d डिवाइडेड बाई v हो जाएगा मिनिमम टाइम। तो जो भी स्पीड दी हुई होगी उससे डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा मिनिमम टाइम। अब ये जो है इस मिनिमम टाइम में जो इस डायरेक्शन में जाता है, ये क्योंकि ये रिवर को क्रॉस करेगा तो डायरेक्टली इस अपोजिट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा, ये फ्लो के डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो ये ड्रिफ्ट हम कैसे फाइंड करते हैं? ये ड्रिफ्ट फाइंड करते हैं दिस टाइम टू क्रॉस द रिवर और इनटू स्पीड। तो ड्रिफ्ट हम फाइंड करते हैं कि फ्लो के डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो वो क्या है, ये वेलोसिटी क्या फ्लो के डायरेक्शन में, u जो रिवर की वेलोसिटी थी, और v sin थीटा जो उसका कंपोनेंट था, थीटा हमने जनरल एंगल लिया था, तो दिस d डिवाइडेड बाई v cos थीटा इंटू u प्लस v sin थीटा, ये हो जाएगी ड्रिफ्ट। अब इसमें एक केस आता है हमारे पास मिनिमम ड्रिफ्ट। मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब, मिनिमम ड्रिफ्ट क्या पॉसिबल हो सकता है, जब वो यहाँ पहुंच जाए। तो ये वहां पे पहुंच पाना कब पॉसिबल है, जब रिवर की फ्लो की स्पीड जो है ना, वो रिवर के फ्लो की स्पीड, देखो ड्रिफ्ट जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना यार, टाइम कंस्टेंट की वजह से ये पॉइंट्स हम लोग लिख लेंगे केवल। हाँ, ड्रिफ्ट जो है, ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट यहाँ पे हमने लिखा था u v cos थीटा, और ये है u, और ये था v sin थीटा, v sin थीटा। तो ड्रिफ्ट जो है फ्लो के डायरेक्शन में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू d बाई वी cos थीटा इनटू दिस, तो ये हो जाएगा ड्रिफ्ट v sin थीटा। तो दिस ड्रिफ्ट इज इक्वल टू, ड्रिफ्ट जो इस जो मूव किया ये x इज इक्वल टू टाइम कितना लगा क्रॉस होने में, उसको क्रॉसिंग का जो टाइम है d डिवाइडेड बाई v cos थीटा इनटू u cos थीटा, d इज इक्वल टू दिस, ये है। ये पार्टिसिपेंट जो है अपने माइक म्यूट ही रखो भाई, ये अननेसेसरी जो है। तो ये हो जाएगा ड्रिफ्ट। अब इसके बाद मिनिमम ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मिनिमम कब होगा, जब ये डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाएगा, तो वो कंडीशन आती है कि उसको कितने एंगल पे ड्रिफ्ट मिनिमम मिलेगा। तो वो कंडीशन हम फाइंड करते हैं, थीटा इज इक्वल टू, हमेशा जो है वो फाइंड करते हैं u डिवाइडेड बाई v, ये कंडीशन पे कि ड्रिफ्ट मिनिमम का मतलब है कि उसको कितने एंगल पे अपने आप को प्रोजेक्ट करे, सो दैट कि वो मिनिमम मूव करे फ्लो के डायरेक्शन में। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, वो थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू वी बाई यू। साइन थीटा इज इक्वल टू वी बाई यू, मतलब हमारे केस में जो वैल्यूज लिया है, u की वैल्यू है 10, v की वैल्यू है 20, ये है 1/2, थीटा का आंसर आएगा 30 डिग्री। मतलब कि अगर ये पर्सन अपने आप को 30 डिग्री पे रखता है, यहाँ से 30 डिग्री पे प्लेस करता है, तो ये जो ड्रिफ्ट है वो मिनिमम होगा। ये जो है 30 डिग्री पे अपने आप को प्लेस करता है, तो ये ड्रिफ्ट मिनिमम होगा, ये 30 डिग्री, तो ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, क्योंकि मैन की वेलोसिटी क्या आएगी 30 डिग्री पे, 20 cos 30
20 cos 30 और ये हो जाएगा 20 sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2, उस पर रिवर की वेलोसिटी को ऐड कर देंगे 10, तो ये जो है ये हो जाएगा 10 10। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, यही वेलोसिटी बचेगी। तो जो टाइम होगा, टाइम इज इक्वल टू 1000 मीटर लिया था डिवाइडेड बाय स्पीड, वो हो जाएगा 20 cos 30 डिग्री। दिस cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, 10√3, तो ये हो जाएगा 100/√3 सेकेंड में वो क्रॉस करेगा। ठीक है, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, ड्रिफ्ट एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, ये 4 पॉइंट ही रिवर बोट वाले क्वेश्चन में आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। रिवर स्विमर में यही जो है दो आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि विड्थ ऑफ द रिवर, जो टाइम टू क्रॉस द रिवर है, डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रिवर, इससे हमेशा हम टाइम फाइंड करते हैं। अब रेन मैन प्रॉब्लम जो है, रेन मैन रेन मैन प्रॉब्लम में क्या है कि जैसे मान लो बारिश हो रही है और कोई पर्सन जा रहा है, तो उस पर्सन को अपने आप को सेव करने के लिए अम्ब्रेला होल्ड करना है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी मैन को, देखो की पॉइंट क्या है, किसी भी मैन, कोई भी मैन अपने अम्ब्रेला को उसी डायरेक्शन में होल्ड करेगा, किसी भी मैन का अम्ब्रेला उसी डायरेक्शन में होल्ड होगा जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जर्व करेगा रेन को। मतलब अम्ब्रेला का एंगल डिपेंड करेगा किस पे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, विद रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब इस क्वेश्चन में हमेशा हम क्या फाइंड करते हैं, हमेशा क्या फाइंड करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये हो जाएगा वी आर माइनस वी एम। ठीक है, वी आर माइनस वी एम का मतलब अगर समझोगे कि रेन का जो वेक्टर है उसके ऊपर हम मैन के वेलोसिटी के वेक्टर को ऐड कर देते हैं। क्या होता है, जैसे मान लो मैन मूव कर रहा है, कोई बोल रहा है कि यहाँ से रेन मूव कर रहा है, रेन वर्टिकल फॉल हो रहा है। क्या रेन हमेशा वर्टिकल होगा? कोई जरूरी नहीं है, किसी एंगल पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मान लिया कि वर्टिकल है, अगर एंगल पे होगा तो क्या करेंगे, उसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये 10 से वर्टिकल फॉल हो रहा है और ये पर्सन जो है ये भी 10 से मूव कर रहा है। हमें फाइंड करना है कि एट व्हाट एंगल मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को सेव करने के लिए कितने डिग्री पे उसको होल्ड करना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम फाइंड करते हैं क्या, रेन का वेक्टर के ऊपर ऐड कर देंगे माइनस वी एम, ये याद रख लोगे वेक्टर तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो माइनस वी एम ऐड कर देना, तो यहाँ पे वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, यहाँ पे वी एम इज इक्वल टू 10 आई कैप है, तो माइनस वी एम क्या हो जाएगा, माइनस 10 आई कैप। तो हम रेन के वेक्टर पे ऐड कर देते हैं, रेन का वेक्टर है ये, और उसके ऊपर ऐड कर देते हैं माइनस वी एम, मतलब इस डायरेक्शन में ऐड कर देंगे 10। इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम से आएगा रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये रिजल्टेंट होगा 10√2 हो जाएगी इसकी स्पीड, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन 45 डिग्री पे हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन जो है वो 45 डिग्री पे हो जाएगी। तो ये एंगल जो हो जाएगा ये 45 डिग्री पे आएगा, क्योंकि tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री पे। तो अब इसको सेव करना, ये मैन जब वॉक करेगा ना तो इसको रेन जो है इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, मतलब वो अम्ब्रेला को अपने होल्ड करेगा इसी डायरेक्शन में अपने आप को सेव करने के लिए। तो मैन शुड टिल्ट हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल 45 डिग्री। तो रेन मैन के क्वेश्चन में हम हमेशा फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन को जो दिखता है उसी के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो ये हमें मैन को 0 पे लाना है। मैन को 0 पे लाना, मैन ऑब्जर्वर है, मतलब मैन को 0 पे लेके आना। अब इसके बाद देखो ये कंस्टेंट इक्वेशन है, कंस्टेंट इक्वेशन के क्वेश्चन जो हैं उस पे सिंपल कंस्टेंट इक्वेशंस कुछ तो जो है याद रख सकते हैं, अदरवाइज कभी भी कंस्टेंट अगर हमें किसी पे भी फाइंड करना है, किसी पे भी कंस्टेंट फाइंड करना है, तो इसको हम वर्चुअल वर्क मेथड से सॉल्व करते हैं। वर्चुअल वर्क मेथड ये बोलता है कि समेशन ऑफ जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं, जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं वो सबका टी डॉट एक्स का समेशन जो है वो 0 होगा, टी डॉट एक्स का समेशन 0 होगा। ठीक है, जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं उसमें टी डॉट एक्स का, अच्छा ये जो है
एक चीज ये टी डॉट एक्स का समेशन 0 होगा, तो ये टी डॉट एक्स को इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो टी डॉट वेलोसिटी का या टेंशन डॉट एक्सेलेरेशन का समेशन हमको 0 करना है सारे मूविंग पार्ट्स पे। तो अब कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे जो है ये ब्लॉक बना हुआ है, एक ब्लॉक यहाँ पे, अब ये दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो हम इसका मान लेंगे कि इसका एक्सेलरेशन है a1 और इसका एक्सेलरेशन है a2, ये दोनों हैं। अब टेंशन मार्क करेंगे, टेंशन मान लो इस स्ट्रिंग में टेंशन हमने डिनोट कर दिया t, तो यहाँ पे भी टेंशन हो जाएगा t, तो इसमें भी टेंशन हो जाएगा t, यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा 2t, टेंशन मार्क कर दिया। तो इस मूविंग पार्ट पे टेंशन 2t और इस मूविंग पार्ट पे टेंशन t। अब डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट याद होगा a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं अच्छा हाँ ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ा था बहुत दिन पहले, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो। तो ये हो जाएगा टेंशन डॉट एक्सेलेरेशन, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 2t इंटू a1 प्लस होगा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है, यहाँ पे क्या करेंगे टेंशन डॉट a2 और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि टेंशन वेक्टर और ये है a2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो t इंटू a2 माइनस इज इक्वल टू 0, तो ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 2a1, a2 इज इक्वल टू 2a1, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं a2 इज इक्वल टू 2a1। तो जब इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसका एक्सेलेरेशन अगर हम a एज्यूम करेंगे, इसका एक्सेलेरेशन a, तो इसका एक्सेलेरेशन जो है 2a हो जाएगा। तो अगर हम मान लो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो एक a अननोन है, एक t अननोन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन का इक्वेशन इसके लिए लिखते और इसके लिए लिखते, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज दो इक्वेशन थे हमारे पास और तीन अननोन थे, तीन अननोन कौन से, a1 a2, तो a1 a2 को सॉल्व नहीं कर पाते, तो उसको सॉल्व करने के लिए ही हम ये कंस्टेंट इक्वेशन लिखते हैं, ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन होता है। तो की पॉइंट ये है टेंशन डॉट एक्सेलेरेशन सारे मूविंग पार्ट का हमें सम करके 0 कर देता है। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल और जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मान लो ये है, इसमें और इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों के एक्सेलेरेशन को रिलेट करते हैं, क्या टेंशन डॉट एक्सेलेरेशन 0 करेंगे, टेंशन डॉट एक्सेलेरेशन मान लिया कि यहाँ पे टेंशन टी है, ठीक है, इसमें ये माना हुआ है कि ये a2 है, तो यहाँ पे टेंशन टी है, इसमें भी टी है, तो यहाँ पे टी हो जाएगा, m1 के ऊपर कितने टेंशन होंगे, यहाँ से टेंशन टी और ये टेंशन टी, तो ये क्या हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा 2t, तो यहाँ से हो जाएगा 2t, ये किससे जा रहा है a1 से, तो ये क्या हो जाएगा टोटल टेंशन, नेट टेंशन 3t इंटू a1 और इस पे माइनस ऑफ t इंटू a2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a2 इज इक्वल टू 3a1, ठीक है। तो ऐसे जो है कंस्टेंट इक्वेशंस ये हम फाइंड कर लेंगे, तो ये बेसिक कंस्टेंट इक्वेशन यही अप्लाई करना है इसमें। अब ये देखो ये सर्कुलर मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो सर्कुलर मोशन के हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे डायरेक्टली, पॉइंट्स मैं यहाँ पे एक साथ लिख दे रहा हूँ। और उसके डायनामिक्स के लिए हमारे पास ये बेंडिंग ऑफ रोड और ये सारा है, तो ये बेंडिंग ऑफ रोड जो है, ये थोड़ा सा इसको फार्मूले को याद रखना है, बेंडिंग ऑफ रोड और सर्कुलर टर्न। देखो सर्कुलर मोशन जो है 2 डायमेंशनल मोशन है। सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस क्या होता है भाई? कांस्टेंट स्पीड एंड वेलोसिटी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, हाँ, तो ये जो है यूनिफॉर्म होता है और ये जो है नॉन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म की खास बात है कि अल्फा 0 है। अल्फा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर हम पैरामीटर्स देखते हैं तो जैसा लीनियर का है वैसा ही क्या है, एंगुलर क्वांटिटीज का भी है। लीनियर क्वांटिटीज का ये जो थीटा था, एक्स था डिस्प्लेसमेंट, उसके करस्पॉन्डिंग है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है रेडियन। ये रेडियन कभी कभी रिवोल्यूशन में भी बताया जाता है, और इस 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। फिर इसके बाद वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा होती है, यहाँ पे इक्वलेंट रेट ऑफ चेंज डी थीटा बाई डी टी, इसको हम लिख लेते हैं डी थीटा बाई डी टी।
तो जैसे कहीं पे दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 2t² प्लस टी, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ से डिफरेंशिएट कर देंगे, आ जाएगा। फिर जो लीनियर एक्सेलेरेशन होता है उसके करस्पॉन्डिंग होता है डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं जैसे डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा जैसे वी डी वी बाई डी एक्स था, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये दो चीजें, तो ये एग्जैक्टली सेम है, हम वहां से इसको रिलेट कर लेते हैं इसको, ये जो है एग्जैक्टली हम यहाँ से दोनों को रिलेट कर लेंगे। रिलेट करने के बाद जो भी क्वेश्चंस हैं, तो जैसे मान लो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म में अल्फा 0 होता है, नॉन यूनिफॉर्म में अल्फा अल्फा नॉट इक्वल टू जी, अल्फा वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट होता है, यहाँ पे ओमेगा वेरिएबल होता है। तो यूनिफॉर्म अगर है, कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो उसके पास एक ही एक्सेलेरेशन होता है और वो सेंटर की तरफ होता है, उसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म में दो एक्सेलरेशन होता है, और वो दो एक्सेलरेशन, एक तो सेंट्रीपिटल जो कि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से होती है, एक होता है टेंजेंशियल। दिस टेंजेंशियल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और इसको हम बोल सकते हैं ये अल्फा इंटू आर भी होता है, आर इसकी रेडियस है। अब यहाँ से हम रिजल्टेंट हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बेसिक पॉइंट इतने हैं, नेट एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और जो tan थीटा ये सब लिखा हुआ है, tan थीटा रिजल्टेंट एंगल का क्या हो जाएगा, ए टी बाई ए सी, वो सब कुछ फाइंड कर लेते हैं। अब फोर्स जैसे मान लो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, पार्टिकल हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं, तो ये सेम एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सेंटीपिटल एक्सलेशन। और सेम यहाँ पे लिख लेंगे, जो नेट फोर्स होगा वो किधर होगा, रिजल्टेंट के डायरेक्शन में, तो चाहो तो हम टेंजेंशियल के लॉन्ग लिख सकते हैं ऐसे, और सेंटीपिटल के लॉन्ग लिख सकते हैं ऐसे, ये दोनों, ठीक है। तो ओवरऑल की जो है इसमें, ये टोटल हम इतना सप्लाई कर, इसमें अप्लाई कर सकते हैं टोटल, कि सेंटीपिटल और टेंजेंशियल वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, पहला हमारा डिसाइडिंग है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की वजह से। अब जो ये सारे एंगुलर क्वांटिटीज हैं वो क्या है, ये एक एक्सियल वेक्टर है, तो एक्सियल वेक्टर से डायरेक्शन फाइंड करते हैं, जैसे v इज इक्वल टू, ये रिलेशन है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो इसकी डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, मतलब अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है पार्टिकल, तो किसी पॉइंट पे वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और ये है रेडियस वेक्टर, तो राइट हैंड यूज करेंगे ओमेगा क्रॉस आर से, हमें ये एक्सियल वेक्टर मिल जाएगा ओमेगा का, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग असाइनमेंट से ही इसको अप्लाई करते हैं। ये फार्मूला थोड़ा सा बेंडिंग ऑफ रोड और सर्कुलर टर्न की वेलोसिटी रूट जी आर होती है, और बेंडिंग ऑफ टर्न के लिए ये फार्मूला थोड़ा सा याद करने के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये फार्मूला याद कर लेना, कि बहुत ही पेट टाइप के क्वेश्चन है इस पे। किसी का कोई स्पेसिफिक अगर कोई डाउट है तो बताओ, अभी कुछ मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड कोई पॉइंट। ठीक है, तो असाइनमेंट्स है, असाइनमेंट सर के कुछ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो यार वो उसमें वर्क पावर एनर्जी में करते हैं, वर्क पावर एनर्जी थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो वर्क पावर एनर्जी में होता है। तो ये जो है काइनेमेटिक्स, तो मोशन इन वन डायमेंशन में ग्राफ वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है किसी ने कुछ अटेम्प्ट किया नहीं है। अच्छा, ये टेस्ट जो हुआ था, देखो एक क्वेश्चन ये जो है, ये क्वेश्चन दूंगा क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 या 4 पर्सन है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, ये और, तो क्वेश्चन नंबर 23 में असाइनमेंट दे रहा हूँ, इसको जो है नेक्स्ट क्लास में जो है पूछ लोगे एक बार। 23 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक स्पेशल टाइप का। बाकी ये देखो, इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, क्वेश्चन 22 जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या तो यहाँ से हम फाइंड कर लें, ये दिख रहा है x का अलग है और y का अलग है,
तो एक्स और वाई में क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए tan थीटा फाइंड करना है या sin थीटा फाइंड करना है। तो u cos थीटा इंटू टी या u sin थीटा, ये है y कोऑर्डिनेट, तो वहां से हम कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे, ठीक है। या u cos थीटा और यहाँ हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है। u cos थीटा इज इक्वल टू 36, u sin थीटा इज इक्वल टू ये y 2 से डिवाइड कर लेंगे और वहां से आ जाएगा tan थीटा से ऑप्शन हमारे sin थीटा में है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ए बी सेपरेटेड बाई डिस्टेंस। अच्छा ये देखो, ये जो रेंज के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है कि 4 shows the 4 path of the kicked football ignoring the effect of air on the flight, rank the path according to the initial horizontal velocity component highest first। किसकी horizontal velocity ज्यादा होगी, किसकी vertical velocity ज्यादा होगी? क्या वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की सबकी सेम होगी? क्योंकि जो मैक्सिमम हाइट है और मैक्सिमम जो टाइम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो y के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम टाइम जो है वो y के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जो ये 4 हैं, ये 4 के प्रोजेक्शन हाइट तो सबके सेम है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट सबका सेम है, तो इसका मतलब यू वाई तो सबके लिए सेम है, और यू वाई सेम है तो सबका टाइम भी सेम है। मतलब ये चारों के टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है और हाइट सेम है। तो किसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा होगा, जिसका रेंज ज्यादा होगा। रेंज किसका है, 4 है, 4 के बाद 3 है, 2 है, 1 है। तो ये हो जाएगा इज एक्सेलरेशन। जैसे तो क्वेश्चन नंबर 29 एक बार पढ़ लेते हैं। रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद स्पीड 5, स्विमर कैन स्विम इन द स्टिल वाटर 10 मीटर पर सेकेंड इफ ही वांट टू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द साउथ बैंक एंड रीच द अपोजिट पॉइंट बी, इन विच डायरेक्शन ही शुड स्विम। ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जा रहा है, मतलब उसको क्या मिनिमम करना है, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि उसको इधर जाना ही नहीं है फ्लो के डायरेक्शन में, तो वो अपने आप को किस डायरेक्शन में स्विम करे। तो क्या बताया है, एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम मिनिमम स्पीड बाई मैक्सिमम स्पीड, मतलब 5/10, तो ये हो जाएगा 1/2, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30। तो 30 डिग्री ये जो फ्लो के वर्टिकल के साथ ये डायरेक्शन हो जाएगी थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5/10, ये हो जाएगा 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री अगर होगी तो ये एंगल, ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शंस ये नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 30, कौन सा होगा, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या ऑफ जिसके साथ है उसके साथ एंगल है 30 डिग्री और टुवर्ड्स वेस्ट, तो ये हो जाएगा। तो बस आज अच्छा इसमें देखो, इसमें एक पॉइंट ये है कि एग्जैक्टली ये यहाँ पे पहुंच रहा है, तो हम हमेशा ये दिमाग में रखो कि साइन थीटा इज इक्वल टू मिनिमम स्पीड बाई मैक्सिमम स्पीड, वहां से आ जाएगा एंगल। रेन फॉलिंग है, विंड विंड दे रहा है, कुछ है, इसमें भी वही फाइंड करना है। ये बाइसिकल है, 5 है, नॉर्थ के डायरेक्शन में है और कुछ वर्टिकल है, तो हमें वो वेक्टर ट्रायंगल ही ड्रॉ करके आंसर देना है। तो वो रेनमैन वाले क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द डायमेंशनल एक्सप्रेशन, मैक्सिमम द मैक्सिमम हाइट अटेंड, ये सब देखो। जब जैसे ये है बॉडी इज प्रोजेक्टेड सो दैट इट्स रेंज आर इज मैक्सिमम, द मैक्सिमम हाइट अटेंड ड्यूरिंग द फ्लाइट, तो आर इज इक्वल टू व्हाट, 4h cot थीटा। तो जब मैक्सिमम होगा तो h इज इक्वल टू व्हाट, r/4। तो उस r इज इक्वल टू 4h cot थीटा पे कई सारे क्वेश्चन जो है आ जाते हैं जिसपे कि डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 भाई असाइनमेंट रहेगा, बाकी सारे एक बार पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। ये सब जैसे है क्वेश्चन H1 H2 जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और ये फॉर द प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से अगर इसके लिए डिराइव करोगे ना R और H में, तो T² इज इक्वल टू 8h/g है, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस थोड़ा अटेम्प्ट करोगे।
ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे और नेक्स्ट क्लास में अगर इसमें डिस्कशन होगा, डाउट होगा तो उसको पूछोगे, ठीक है। हालांकि टाइम बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा अटेम्प्ट करके एक बार डाउट पूछोगे, है ना। तो क्लास अभी आज इतना ही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। किसी को मैसेज किया किसी ने, नोट्स सेंड कीजिए प्लीज़। अच्छा ठीक है, देखो इसमें